हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आपका स्वागत है एक्सियम लर्निंग एकेडमी में, जहां तैयारी बनती है सफलता की पहचान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये महत्वपूर्ण क्लास। तो आज से इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। बहुत जो भारत संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था है, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो है यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में संविधान और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके से राजनीतिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इस लिहाज से भी जो है संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर है संविधान और दूसरा है राज्य व्यवस्था। अब हमारे कई दोस्तों के मन में प्रश्न उठता है कि भाई क्या ये चीजें अलग हैं, कि इनमें कुछ अंतर है, कि ये दोनों चीज हैं। हमारे जो कई दोस्तों के मन में सवाल उठता है, क्या संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही है? कई सारे लोग तो इसको एक दूसरे का पर्याय समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, संविधान अलग चीज है और राज्य व्यवस्था अलग चीज है। आज की क्लास में हम वही समझेंगे कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड पॉलिटी क्या है। दोनों अलग अलग हैं और इनमें डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देख पा रहे हो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आज की इस क्लास से हम भारत के संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि भारत के संविधान को हम पढ़ेंगे, आगे कक्षाओं में हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे, लेकिन इस कक्षा में हम सिर्फ संविधान के बारे में जानेंगे और पॉलिटी के बारे में जानेंगे और दोनों के संबंधों के बारे में जानेंगे। आगे की क्लासेस में जब हम आगे हमारी जो चीजें होती जाएंगी, क्लासेस आती जाएंगी, तो उस जो है क्लासेस में हम परत दर परत जो है चीजें समझते जाएंगे और भारत के संविधान को भी समझने का प्रयास करेंगे या भारत के संविधान को भी समझेंगे। तो आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं संविधान को। तो यहां पर है संविधान। संविधान जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो संविधान देख पा रहे हैं, इसमें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को हम देखेंगे तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम संविधान की को संधिविच्छेद करेंगे, उसको अलग करेंगे, तो सम प्लस विधान, इसका जब हम संधिविच्छेद करेंगे तो सम प्लस विधान, यानी सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, ठीक। इसका अगर हम संधिविच्छेद करें तो सम प्लस विधान, यही तो होता है। तो सम मतलब बराबर और विधान मतलब क्या होता है? विधान मतलब कानून या नियम। तो सब बराबर कानून, संविधान शब्द का अर्थ क्या हुआ? बराबर कानून। जिस तरीके से देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई देश है, पार्टिकुलर देश है और उसमें संविधान काम करता है और संविधान उसमें लागू है, तो और मान लीजिए उस देश में 4 वर्ग हैं, यानी व्यक्तियों के 4 वर्ग हैं, जिसमें ए बी सी डी वर्ग है। जिसमें ए वर्ग है वो राजनेता है, जो बी वर्ग है वो वैज्ञानिक है, जो सी वर्ग है वो बिजनेसमैन है और जो डी वर्ग का व्यक्ति है वो एक कृषक है, मजदूर है। मान लीजिए उस देश में उस देश में उन चारों व्यक्ति ने कोई अपराध किया, चारों व्यक्ति ने कोई अपराध किया। मान लीजिए ए बी सी डी, तो इन्होंने क्या किया? कोई अपराध कारित किया, जिस अपराध की जो दंड है वो लगभग 2 साल है। मान लीजिए उसका जो 2 साल उसका दंड है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि जो ए है तो वो मान लीजिए राजनेता है, ये एक पॉलिटिशियन है, बी जो है एक वैज्ञानिक है, सी एक बिजनेसमैन है और डी एक मध्यम वर्ग का कृषक मजदूर है। तो अगर मान लीजिए इन्होंने कोई अपराध कारित किया और जिस अपराध की सजा 2 साल है, तो ऐसा नहीं कि ए चूंकि धनाढ्य है या बिजनेस नेता है तो वो बच जाएगा, या बी जो वैज्ञानिक है, एक समाज में जिसको एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है, वो बच जाएगा। सी जो एक बिजनेसमैन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए माना जाता है उसको, तो वो बच जाएगा। या डी जो बहुत कमजोर है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी। नहीं, संविधान के अनुसार अगर इन चारों ने कोई अपराध किया है, एक अपराध किया है जिसकी सजा 2 साल है, तो इनको
बराबर सजा मिलेगी, 2 वर्ष ही सजा मिलेगी, इसको भी सजा मिलेगी और इसको भी 2 साल की सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि संविधान के अनुसार ये सभी बराबर है। ठीक है, मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में एक छोटा सा कोई बहुत नीचे तबके का व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए उसको जेल होती है, वो गिरफ्तार किया जाता है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट उसको सजा देती है, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति। और वही अगर कोई बड़े वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, फिल्म अभिनेता हो, या पत्रकार हो, या एडवोकेट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई अपराध वो करता है तो संविधान क्या कहता है कि सब लोग बराबर हैं। तो जो सजा उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति को मिलेगी, वही सजा उस व्यक्ति को मिलेगी जो समाज में प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त किए हुए है। ठीक, तो संविधान शब्द का मतलब आपने समझा कि बराबर कानून, यानी सबके लिए बराबर कानून, तो वो होता है संविधान। इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने संविधान के मतलब, संविधान शब्द के अर्थ को समझा। अब हम संविधान की परिभाषा समझेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है। वो तो अब तक जो हमने समझा वो एक संविधान शब्द का अर्थ था। अब हम संविधान को एक बड़े स्तर पे समझेंगे, उसको उसकी परिभाषा समझेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा समझते हैं हम। देखिए, संविधान क्या है वास्तविक में, ये तो उसका एक अर्थ हमने बताया। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो ये है, समझिए आप, और आप एक काम करते जाइए, आप भी इसके नोट्स बनाते जाइए। जिस तरीके से एक ब्लैंक स्पाइरल नोटबुक आती है उसको ले लीजिए बाजार से। तो जिस तरीके से मैं एक एक पॉइंट को लिखते जाता हूं, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको समझाऊंगा तो समझाऊंगा ही साथ जो है आपको भी पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो मैं लिखवाने का प्रयास भी करता जाता हूँ। तो आप क्या करिए कि स्पाइरल नोटबुक ले लीजिए और उसमें जो है पॉइंट्स को जो है लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आगे जब परीक्षा की स्थिति जो घड़ी समीप आएगी तो आपको रिवीजन जल्दी हो जाएगा। और लिखने से क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक इसका एक कारण यह है कि जो चीज़ हम लिखते हैं, अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमारे माइंड से डिलीट हो जाती है। बट अगर किसी चीज़ को हम लिख के उसको याद करने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में एक तरीके से सेट सी हो जाती है। मैं भी जब अपनी यूपीएससी की तैयारी करता था तो उस समय मैं जो है चीज़ों को लिखता था, पढ़ता था और लिखता था। तो उससे क्या होता है, इससे 2 फायदे होते हैं। एक, क्या आपकी जो लेखन कौशल है वो बेहतर होता जाता है, और चीज़ें जो है तो वो आपको दिमाग में जल्दी सेट हो जाती है। ठीक, तो आप भी क्या करिए, इसके नोट्स बनाते जाइए और एक एक पॉइंट्स को लिखते जाइए। संविधान को हम समझते हैं कि संविधान क्या है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो समझिए इसको, नियमों, कानूनों व परंपराओं का ऐसा संकलन, परंपराओं आदि का ऐसा संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं, ये के लिए होते हैं। तो उसे संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। ठीक है, यानी नियमों, कानूनों व परंपराओं आदि का ऐसा संकलन जो देश पर शासन के लिए होते हैं उसे संविधान कहते हैं। देखिए, इसमें एक संविधान में क्या होते हैं भाई, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अब परंपराओं शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। जब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, तो उस डेफिनेशन में हमें परंपरा शब्द का जो है इस्तेमाल देखने को मिलता है। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं और आज भी संविधान में वो वर्णित नहीं है, वो संविधान में कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनको हम फॉलो करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जब होती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की जब उसको उनकी नियुक्ति होती है या जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो उस स्थिति में कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो
अपने मेन बिंदु पर हम आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं कि नियमों, कानूनों, परंपराओं का आदि का ऐसा संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं उसे संविधान कहते हैं। अब यहाँ पर आपको नियम और कानून तो समझ में आता है, परंपरा भी मैंने आपको बता दी। अब एक शब्द यहाँ पर है शासन। शासन क्या होता है? आपने कई बार शासन, सत्ता, इसका नाम सुना होगा। तो शासन क्या होते हैं? हम शासन के मतलब को समझ लेते हैं। देखिए, शासन का मतलब होता है किसी देश पर जो है शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो शासन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक देश का राजा हूँ, एक शासक हूँ मैं, तो अगर मेरे द्वारा उस देश पर उसके शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसके जो है विकास, जो है जिस तरीके से विकास, न्याय, इस चीजें के लिए मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, मेरे द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, वो उसे हम शासन कहते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? तो हमने संविधान का शब्द का अर्थ और संविधान की परिभाषा समझ ली है कि नियमों, कानूनों व परंपराओं आदि का ऐसा संकलन जो एक देश पर शासन के लिए होता है उसे हम संविधान कहते हैं। आशा है कि आप संविधान शब्द का अर्थ समझ गए हैं। अब यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है राज्य व्यवस्था। ठीक, राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान तो हमने समझ लिया, राज्य व्यवस्था क्या है? तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है, क्या अलग है या एक है? देखिए, राज्य व्यवस्था संविधान से पूरी तरीके से अलग है। कैसे अलग है समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो संविधान को व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राज्य व्यवस्था क्या है, तो संविधान को व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। कैसे, उसको समझते हैं। देखिए, इस चीज को हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं, कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसको हम संविधान के एक आर्टिकल के उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण, एक संविधान में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है। देखिए, आर्टिकल को ही एक, इसमें कई सारे शब्द हैं। एक शब्द है इसमें अनुच्छेद, जिसको हम अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। ठीक, एक होता है इसमें सेक्शन, जिसको हम जो है धारा कहते हैं। तो अगर किसी अनुच्छेद की व्याख्या, जैसे अनुच्छेद, तो उसको हम आर्टिकल कहेंगे। जब किसी अनुच्छेद की व्याख्या की जाती है तो उसको हम धारा या सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें समझनी है आपको। तो अब एक आर्टिकल, इसका उदाहरण समझते हैं एक संविधान के एक आर्टिकल से। देखिए, अनुच्छेद या फिर इसको हम अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। इसमें एक 17 है। संविधान का अनुच्छेद जो है 17 में कहा गया है, एक चीज कही गई है। क्या कही गई है समझते हैं उसको। अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक, जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, ये क्या है? ये विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, यानी छुआछूत जो है तो क्या है? एक अपराध है। तो अब चूंकि ये आर्टिकल है, भाई ये आर्टिकल है, ये संविधान का अंश है, ये संविधान है, लेकिन ये राज्य व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, ये एक संविधान का एक अनुच्छेद है। बट दिस इज ए नॉट पॉलिटी, ये जो है राज्य व्यवस्था नहीं है। कैसे राज्य व्यवस्था होगी? इसको हम व्यवहार में लाएंगे। व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, तो इसको हम व्यवहार में कैसे लाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए, अब इसमें व्यवहार में लाने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि अस्पृश्यता क्या है। भाई, अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत क्या है? छुआछूत क्या है? ठीक, अगर छुआछूत के हमने अर्थ को समझा, तब हम समझेंगे कि विधि का अर्थ क्या है। विधि क्या है? इसके लिए क्या कानून बनाना चाहिए?
अगर अस्पृश्यता के लिए हम क्या कानून बना सकते हैं, तो इसके लिए हम विधि क्या बनाएंगे, कानून क्या बनाएंगे। अगर कोई अस्पृश्यता के कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, यानी उसके लिए सजा क्या होगी। ठीक, तो ये चीजें हम समझेंगे, व्यवहार में कैसे लाएंगे। अब इस जगह पर जो है भूमिका बनती है संसद की। ठीक है, संसद संसद की भूमिका बनती है। संसद क्या करेगा, संसद जो है अधिनियम पारित करेगा। कैसे होगा, तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, 1955 में इसको किया गया और इसके अनुसार इसने क्या किया, इसने अस्पृश्यता को डिफाइन किया। ठीक है, कि क्या अस्पृश्यता है, इसने विधि को, इसके लिए विधि बनाई, उसके लिए कानून बनाया और इसने इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया। किसने, इस अधिनियम के ने। इस अधिनियम को 1976 में इसका नाम बदल के कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया इसमें। तो ये बनाया गया था 1976 में। तो उस तरीके से भाई इसने क्या किया, तो अब इस चीज को हम पॉलिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलिटी। दिस इज अ पॉलिटी, दिस इज नॉट अ पॉलिटी। तो ये पॉलिटी है। तो इस तरीके से संसद ने क्या किया, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून बनाया, जिसको बाद में बदल करके 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया और इसके लिए अस्पृश्यता को जो है डिफाइन किया गया, विधि को डिफाइन किया गया और उसके सजा का प्रावधान किया गया। ठीक, ये चीजें समझ गए। उसके अलावा भी कई सारी चीजें संविधान करता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें कई सारे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, समय समय पर जो है इसके अनुच्छेद की व्याख्या करता है वो। तो उस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 के का यानी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के का में। अब इसमें क्या किया गया, इसको जो है कि जोड़ा गया संविधान में, अधिनियम पारित किया गया। अब अधिनियम कैसे होता है, पहले जो है इसमें जो है तो लोकसभा में क्या होता है, एक बिल पास होता, बिल जो है पेश किया जाता है। फिर वो जो बिल होता है वो दोनों सदनों में पास होता है, फिर वो जो है अधिनियम बनता है या फिर कानून बनता है। तो शिक्षा का अधिकार 19 जो है अनुच्छेद 21 के काम में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जो 1 से लगा करके कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया। जो बाल मजदूरी करवाई जाती है उस पर भी रोक लगाया गया और शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक फ्री कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना जो है उसमें स्टार्ट की गई, यानी कई सारी चीजें बच्चे ने शिक्षा के जो है और एक कदम बढ़ाया गया और ये अधिनियम पारित किया गया। तो इसको हम कहेंगे जो है राज्य व्यवस्था। इसमें संसद की भूमिका हमने समझ ली। संसद क्या करता है, संसद क्या करता है, अगर हमने क्या इसके अर्थ को समझा, भाई राज्य व्यवस्था, संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाता है, जिसमें संसद एक अहम भूमिका निभाता है और संविधान को जो है लागू कौन करवाता है, संसद करवाता है। संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिनियम को जो है बिल पेश करके और अधिनियम बना करके। भाई संविधान में क्या चीजें लिखी तो हैं, अगर हम संविधान के आर्टिकल की बात करें तो संविधान में सिर्फ आर्टिकल लिखे होते हैं, लेकिन समय समय पर के और मांग के आधार पर उनमें संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है और चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। ठीक है, तो संसद की भूमिका है। दूसरी है इसमें न्यायालय की भूमिका। संविधान को लागू करवाने में संसद के अलावा जो है एक और चीज की भी जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो है न्यायालय की। तो दूसरा चीज है, पहला संसद हो गया था, संसद हमने समझा। संसद क्या करता है, अधिनियम पारित करता है, अधिनियम। ठीक, ये हमने समझ लिया इसको। दूसरा है न्यायालय, दूसरा है न्यायालय। अब न्यायालय कैसे जो है संविधान को लागू करने में सहायता करता है इसको समझेंगे।
जब हम इसको हम देखते हैं, हम कभी भी मैगजीन पढ़ते हैं या समाचारों में या कई जगह पे हमसे जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सुनने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी कोई ऐसे बिल पेश कर रही है जो उसके मूल ढांचे को आघात पहुंचाए तो उसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रोक लगा देता है। ठीक, तो उसी तरीके से न्यायालय कैसे संविधान को जो है लागू करने में सहायता करता है, अपने निर्णय के द्वारा। क्या करता है, उसके निर्णय यानी जजमेंट, अपने निर्णयों के द्वारा, अपने डिसीजन के द्वारा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अपने निर्णयों के द्वारा संविधान को लागू करने में सहायता की है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, न्यायालय ने क्या किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी जो है उसने तरजीह दी है। पहले प्रेस की स्वतंत्रता को उसने एक जरूरी चीज माना है। किस चीज के लिए? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। एक मजबूत लोकतंत्र में, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ये प्रशासन नहीं सुन रहा है या सरकार नहीं सुन रही है तो उसको जनता तक पहुंचाना, बातें जनता, भाई न्यूज चैनल क्या करते हैं, भाई खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए एक प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि इंटरनेट की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना, मौलिक अधिकार माना। भाई आज के इस वक्त में इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज है। आज इंटरनेट के द्वारा ही हम भारत में एक छोटे से शहर अपने लखनऊ में बैठे हुए हैं और यहीं से क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक चीजों पर नजर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बैठे हैं और यहीं से बैठे बैठे हम विश्व में जितने भी देश हैं उनके बीच जो युद्ध हो रहा है, जो उस तरीके से चीजें समझ रहे हैं। आज यूपीएससी के हिसाब, अगर एक यूपीएससी के अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आप इस चीज को सोचिए, आज इस इंटरनेट की सहायता से बच्चे तैयारी कर पा रहे हैं। जिसके पास सही जो है स्रोत नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आज एक छोटे से कमरे में बैठ करके एक जो है लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो ये किसकी देन है? इंटरनेट की देन है। तो इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार माना है। ठीक, और समय समय पर कई सारे जो उसके जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई सारे जो जजमेंट होते हैं और वो जजमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और वो क्या बन जाते हैं, वो एक नियम बन जाते हैं। ठीक, अगर आपको इसके पढ़ना है तो आप कई जो है स्रोतों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्णय आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के भी निर्णय रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसको समय पर उस चीज को दोहराया जाता है कि भाई इस केस में ये फला फला सजा दी गई थी। ठीक, तो कई सारी चीजें उसी तरीके से 21 के का में कई सारी चीजें जोड़ी गई हैं जो आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें पहला संसद हो गया, अधिनियम बनाता है, न्यायालय निर्णय देते हैं और उनके निर्णय से क्या होता है, उनके निर्णय से वो फिर क्या बन जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं या संविधान के आर्टिकल्स की वो व्याख्या कर देते हैं। ये चीजें होती हैं। तीसरी चीजें इसमें होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक, इनको अंग्रेजी में कहेंगे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नल बॉडीज। ठीक, गैर संवैधानिक संस्थाएं भी क्या करती हैं, ये भी संविधान को लागू करने में बहुत सहायता करती हैं। तो हम संस्थाएं समझते हैं कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। संस्थाएं, ठीक है, इनको अंग्रेजी में कहेंगे हम इंस्टीट्यूशन। तो हम संस्थाओं के प्रकार की बात करते हैं तो संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं।
देखिए एक संस्था होती है संवैधानिक संस्था, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल नल बॉडी, ठीक। दूसरी संस्था है असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल बॉडीज। इसे संस्था या निकाय दोनों कह सकते हैं। तीसरी है गैर संवैधानिक या संस्था, या इसको हम निकाय भी कह सकते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नल बॉडी, ठीक। तो हम इसके अब इन संस्थाओं के अर्थ को समझेंगे। तो संवैधानिक संस्था के हम अर्थ को समझते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया जाता है, तो इस प्रकार की संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन या जो संविधान में वर्णित होती हैं, तो ऐसी संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब यहां पर शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि हमने अनुसार नहीं कहा है, हमने संविधान के अनुसार नहीं कहा है। संविधान के अगर अनुसार हम बात करेंगे तो कई सारी संस्थाएं हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल, मान लीजिए एक्सएम लर्निंग एकेडमी, तो ये हमारी एक संस्था है। अभी हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन हमने क्या एक संस्था बनाई है। तो क्या यह संवैधानिक संस्था है? नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन ये संविधान का विरोध भी नहीं कर रही है। तो संविधान के किसी न किसी जो है पॉइंट में इसका होगा जिक्र, हो सकता है कि भाई हम टीचर हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अगर कहें कि एक्सएम लर्निंग एकेडमी क्या एक संवैधानिक संस्था है, तो नहीं, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका पॉइंट लिख देते हैं, ऐसी संस्थाएं जो संविधान में वर्णित हो, ठीक है, वर्णित हो, तो क्या उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम संवैधानिक संस्था कहेंगे, ठीक। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अब इसमें हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। देखिए, इससे पहला अगर आप देखोगे तो आपको जिस यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, इसका मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 315 से 323 में इसका जिक्र किया गया है, यूपीएससी, ठीक। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक संस्था है भाई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्था है जो आईएएस और आईपीएस जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी, इसका जिक्र किसमें किया गया है? तो 315 से लगाकर 323 तक। तो यूपीएससी को हम कौन सी संस्था मान सकते हैं? तो यूपीएससी को हम मानते हैं संवैधानिक संस्था, ठीक। यूपीएससी के बाद ये हो गया। दूसरा है इसमें वित्त आयोग। वित्त आयोग, ठीक। वित्त आयोग क्या है? इसका जो है वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में। 280 में वित्त आयोग की बात
कही गई है। तीसरा, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 324 में, 324। ये किसमें है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 338 में। ठीक। पांचवा इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। ठीक। किसमें चर्चा की गई है इसकी? आर्टिकल 338 ए में। उसके बाद फिर एक है कैग, के जी। किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 148। ठीक। तो कुछ प्रकार की ये संस्थाएं हैं जो कि जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, और उन जो है संस्थाओं को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या संवैधानिक संस्था। ठीक, ये आपने समझ लिया। दूसरा इसमें है असंवैधानिक संस्थाएं। अब हम समझेंगे कि असंवैधानिक संस्थाएं कैसी संस्थाएं होती हैं, या किन संस्थाओं को हम असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम असंवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा देख लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? देखिए, इसकी परिभाषा है कि जो संस्थाएं संविधान का विरोध करे। ठीक, ऐसी जो संस्थाएं संविधान का विरोध करें उन्हें हम असंवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक, अगर हम उदाहरण में देखें कि उदाहरण क्या है इनका, उदाहरण, ठीक, एग्जाम्पल देखें इनका हम, तो इसमें एक आता है आतंकवादी संगठन। आतंकवादी, ठीक है। आतंकवाद या आतंकवादी संगठन, सबसे पहले हम आतंकवाद शब्द की परिभाषा देखते हैं कि आतंकवाद शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो भय या डरा करके अपनी बातों मनवाना, ठीक है, आतंकवाद कहलाता है। भय या डर दिखा करके अपनी इच्छाएं पूरी करना या अपनी बातें मनवाना जो है उसको हम आतंकवाद कहते हैं। आज आप देख रहे हो आतंकवादी घटनाएं कितनी इस तरीके से हमारे देश में भी हो रही हैं। अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारत के जो है 29 मासूमों की जान चली गई। तो ये क्या है? ये एक आतंकवाद है, और इनको चलाते हैं आतंकवादी संगठन। ठीक, तो उन्हीं आतंकवादी संगठन को हम क्या कहेंगे? उन्हीं आतंकवादी संगठन को हम कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहेंगे। आतंकवादी संगठन में हम अगर आप देखेंगे तो इसमें कई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आपको देखेंगे आईएसआई देखेंगे पाकिस्तान की, ठीक है, लश्कर तैयबा, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, उल्फा, सिमी, इस प्रकार के क्या है? ये सब आतंकवादी संगठन हैं जो देश में क्या करते हैं? आतंक फैलाने का काम करते हैं। तो आतंकवाद एक बहुत ही जो है समझ लीजिए एक बेकार जो है चीज है, जिससे क्या होता है? जिससे भय डर का माहौल पैदा होता है। ठीक है, तो आतंकवादी संगठन क्या है? असंवैधानिक संस्थाएं आती हैं, और ऐसी संस्थाएं क्या करती हैं? विरोध करती हैं।
तो इस तरीके से दूसरा इसमें है नक्सलवादी, नक्सलवादी संगठन, ठीक। और तीसरा है इसमें माओवादी संगठन, माओवादी संगठन, आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन, माओवादी संगठन, ये सब कैसी संस्थाएं हैं? ये सब असंवैधानिक संस्थाएं। माओवादी का मतलब, माओवाद को समझते हैं आप, माओवादी का मतलब होता है, माओ जिदांग इसके प्रवर्तक थे। माओवादी मतलब क्या होता है? ये कहते हैं कि जो ताकत है वो सिर्फ गोलियों के बल पर बनाई जा सकती है, मतलब तो इस तरीके से माओवाद को काफी जो है अच्छी चीज नहीं माना जाता है हमारे देश में, माओवाद। तो इस तरीके से हमने समझा कि ऐसी संस्थाएं जो संविधान का विरोध करें, ऐसी संस्थाओं को हम असंवैधानिक संस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने 3 चीजें इसमें देख ली हैं। अब आप क्या करिए, इसका मंथन करिए, आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी और माओवादी, और इनको बताइए कि किस तरीके से संविधान का विरोध करती है। जो हमारी तीसरी संस्था है गैर संवैधानिक संस्था, तो अब इसको बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि असंवैधानिक संस्था की तरीके से गैर संवैधानिक संस्था भी जो है संविधान के विरोध में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इसके मतलब, इसके अर्थ को हमने समझा, इसके अर्थ को भी समझा, और इसके अर्थ को हम समझते हैं, यानी ऐसी संस्थाएं जो संविधान में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है, लेकिन फिर भी वे संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक। ऐसी संस्थाएं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन फिर भी वे संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, यानी 2 तरीके से ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाता है। यानी इन संस्थाओं का जो गठन होता है वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहले समझ लीजिए, इनके गठन को समझते हैं। तो जो पहला इनका गठन होता है तो वो होता है मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा संस्थाओं का जो है गठन होता है, जिन्हें हम कार्यकारिणी संस्था कहते हैं, कार्यकारिणी संस्था। इनको अंग्रेजी में हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इनका, जो है नीति आयोग। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, और बाद में इसको बदल के कर दिया गया नीति आयोग। जो दूसरा गठन होता है तो वो होता है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई मुद्दा आप लीजिए, जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरीके से मान लीजिए हमने मानव अधिकार संरक्षण की बात की, तो ये छोटा मुद्दा नहीं है। अगर हम ह्यूमन राइट की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको इस तरीके से संविधान में एक बिल पास करके इसको पूरी तरीके से इसको एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता है। तो इस मुद्दे के लिए एक आयोग की बहुत जरूरत है।
तो इसके लिए संसद ने क्या किया कि एक बिल पेश किया। एक गठन होता है, एक मंत्रिमंडल के परामर्श के राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन होता है, जिसको हम कार्यकारिणी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, जैसे कि नीति आयोग। और एक जो गैर संवैधानिक संस्था का गठन होता है संसद के द्वारा। अब संसद क्या करती है, संसद इसमें बिल पेश करती है, ठीक है, बिल पेश करती है, उसके बाद फिर वो अधिनियम बनता है, ठीक है, कानून बन जाता है। तो अधिनियम पारित करके क्या करती है, ये भी क्या करती है, एक प्रकार के गैर संवैधानिक संस्थाएं बनाती है पारित करके, जिनको हम विधिक संस्था भी कहते हैं, विधिक संस्था भी कहते हैं। ठीक, विधिक संस्था भी कहते हैं। अब इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इसके लिए फिर एक अधिनियम पेश किया गया था, मानव संरक्षण अधिनियम, और इसका जो आयोग बना था तो वो 1993 में बना, मानव अधिकार आयोग। ठीक, मानव अधिकार आयोग, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम ह्यूमन राइट कमीशन। कब बना था, 1993 में बना था। तो अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए कि मानव अधिकार आयोग कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, और एक विधिक संस्था है। अब इसमें हम समझते हैं, संविधान के बारे में कुछ समझ सकते हैं कि संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संविधान देखिए, अगर हम चूंकि भी भारत का संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ जो है संविधान को देख रहे हैं, तो संविधान दो तरीके से हो सकते हैं, एक लिखित हो सकता है और एक अलिखित हो सकता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है और भारत का लिखित संविधान है। लेकिन अगर इसको हम समझे, अब आप कहोगे सर कि यानी ऐसा संविधान जो लिखा जाता है तो वो लिखित होता है, तो क्या ब्रिटिश का जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखा नहीं है, पूरी तरीके से लिखा नहीं है? लेकिन नहीं, लिखा है। ब्रिटेन का संविधान पूरी तरीके से नहीं लिखा, ये हम नहीं कह सकते हैं। संविधान लिखित है या अलिखित है, इसको हम दो मापदंड से समझ सकते हैं कि संविधान का कितना हिस्सा लिखा हुआ है और कितना हिस्सा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर संविधान का बहुत ज्यादा हिस्सा, लगभग 75% हिस्सा अगर नहीं लिखा गया है तो उसको हम कहेंगे अलिखित संविधान। लेकिन लिखित उसमें भी होता है, अलिखित संविधान में लिखित अंश होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और ऐसा संविधान जिसमें जो अलिखित चीजें हुए बहुत कम हो लेकिन लिखित चीजें ज्यादा हो, जैसे कि भारत का संविधान, तो ऐसे संविधान को हम कहेंगे लिखित संविधान, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात अलिखित संविधान। अब संविधान के प्रकार भी हम आगे समझेंगे आगे क्लासेस में। तो मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।